आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है, जहां हम ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास की पूरे आर्किटेक्चर को डिकोड करने वाले हैं। हम विकास के दो सबसे प्रमुख पिलर्स पर बात करेंगे, लेकिन हमारा पूरा फोकस रहेगा एक अविश्वसनीय और विशाल शक्ति पर, और वो है हमारा एनवायरनमेंट या वातावरण। ये एक ऐसा टॉपिक है जो लिटरली हमारे जीवन की हर एक परत से जुड़ा है। आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम विकास के दो स्तंभों को समझेंगे, फिर जानेंगे कि ये पर्यावरणीय कारक आखिर हैं क्या। इसके बाद हम मैक्रो पॉलिसीज के असर पर बात करेंगे, फिर जन्म से पहले के वातावरण को देखेंगे, और आखिर में वातावरण की इस डायनामिक प्रकृति को समझेंगे जो सब कुछ बदल सकती है। तो सेक्शन 1, विकास के दो स्तंभ। देखिए, एक बच्चे का विकास, चाहे वो भाषा सीखना हो, दिमाग का तेज होना हो या शारीरिक ग्रोथ हो, ये कभी भी हवा में या रातों रात नहीं होता। ये पूरी तरह से दो बुनियादी चीजों के तालमेल पर टिका है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि मानव विकास में आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी और वातावरण यानी एनवायरनमेंट दोनों का ही गेम है। हेरिडिटी हमें एक जेनेटिक ब्लूप्रिंट देती है, राइट? लेकिन उस जेनेटिक ब्लूप्रिंट को छोड़कर बाकी वो सब कुछ जो एक बच्चे के फिजिकल, मेंटल और सोशल डेवलपमेंट को आकार देता है, वो हमारा एनवायरनमेंट है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बिना पूर्ण विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब जब हम वातावरण या एनवायरनमेंट शब्द सुनते हैं, तो अक्सर दिमाग में पेड़ पौधे या मौसम का ख्याल आता है ना? लेकिन साइकोलॉजी और ह्यूमन डेवलपमेंट के नजरिए से वातावरण हमारे चारों ओर का वो पूरा इकोसिस्टम है जिसमें हम जी रहे हैं। इसमें आपका परिवार, आपके दोस्त, स्कूल, बीमारियां, यहाँ तक कि भविष्य में मिलने वाला जीवन साथी तक शामिल है। मतलब जन्म से भी पहले से जो बाहरी चीजें हमारे व्यवहार और विकास पर असर डालती हैं, वो सब एनवायरनमेंट है। सेक्शन 2, What are environmental factors? यानी पर्यावरणीय कारक आखिर हैं क्या? चलिए इस विकासात्मक इकोसिस्टम के छोटे छोटे हिस्सों को ब्रेक डाउन करते हैं। हमारे आसपास मुख्य रूप से 4 की एजेंसियां काम करती हैं। शुरुआत बिल्कुल घर से होती है, यानी परिवार। फिर आती है हमारी कम्युनिटी, समाज और संस्कृति। उसके बाद स्कूल, टीचर्स और प्रिंसिपल्स का नंबर आता है, और एक बेहद पावरफुल एजेंसी है सरकार और उसकी संस्थाएं। ये सब मिलकर एक व्यक्ति के चारों ओर एक घेरा बनाते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से किसी एक में भी अगर कोई गड़बड़ी हो जाए, तो उसका सीधा और बहुत ही सीरियस असर बच्चे के विकास पर पड़ता है। सेक्शन 3, नीतियों और सिस्टम का प्रभाव। अब हम इस पूरे मामले को थोड़ा मैक्रो लेवल पर देखते हैं कि कैसे बड़ी बड़ी सरकारी नीतियां सीधे तौर पर एक बच्चे की रोजमर्रा की ग्रोथ को इम्पैक्ट करती हैं। इसे समझने के लिए जरा 1995 में शुरू की गई मिड डे मील योजना का उदाहरण लेते हैं, जिसे अब हम पीएम पोषण योजना के नाम से जानते हैं। सोचिए इस पॉलिसी का इंटेंट कितना शानदार था। स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक खाना देना ताकि उनकी फिजिकल ग्रोथ हो, और सब साथ मिलकर खाएं तो सोशल डेवलपमेंट हो। लेकिन कई स्टेट स्कूलों में इसकी कड़वी सच्चाई क्या है? दाल के नाम पर सिर्फ पानी, कच्ची रोटियां और अटेंडेंस के एकदम फर्जी आंकड़े। ये बिल्कुल क्लियर कट उदाहरण है कि कैसे बेहतरीन मैक्रो पॉलिसी भ्रष्ट माइक्रो फैक्टर्स की वजह से ग्राउंड लेवल पर पूरी तरह बर्बाद हो सकती है। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो नंबर 45 आपको दिख रहा है, इसके पीछे एक बहुत ही शॉकिंग कहानी है। सोर्स में एक घटना का जिक्र है जहां एक स्कूल में असल में सिर्फ 20 बच्चे मौजूद थे, लेकिन मिड डे मील का पैसा चुराने के लिए रजिस्टर में 45 बच्चों की अटेंडेंस लगा दी गई। बाकी 25 बच्चों के खाने का पैसा गायब। ये एक ऐसा नेगेटिव एनवायरमेंटल फैक्टर है जो बच्चों के हक का पोषण छीनकर उनके विकास पर सीधा ब्रेक लगा रहा है।
और हद तो तब हो गई जब एक सेमिनार के दौरान ग्राउंड रियलिटी चेक की गई। थाली में कच्ची रोटियां और पानी जैसी दाल देखकर जब पूछा गया कि भाई ये क्या है, तो जानते हैं जवाब क्या मिला? सर, दाल तो पानी में घुल गई है। लिटरली यही जवाब था। जब स्कूल जैसी एक इतनी अहम एजेंसी में इस लेवल की लापरवाही होती है, तो वो एक बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के पूरे वातावरण को तबाह करके रख देती है। सेक्शन 4, जन्म से पहले का वातावरण। हम अक्सर यही मानकर चलते हैं कि हमारे आसपास के पर्यावरण का असर हमारे जन्म लेने के बाद से शुरू होता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, एक बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने या कह लें कि लगभग 280 दिन रहता है। अगर इस दौरान कोई माँ स्मोकिंग करती है या ड्रिंक करती है और जन्म के बाद उस बच्चे में कोई बीमारी या कुपोषण निकलता है, तो आप इसे क्या कहेंगे? क्या ये हेरिडिटरी है या फिर एनवायरमेंटल? इसका एकदम सीधा और टू दी पॉइंट जवाब है, ये पूरी तरह से एक एनवायरमेंटल फैक्टर है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। माँ के गर्भ में बिताए गए वो 9 महीने असल में उस बच्चे का सबसे पहला और सबसे क्रूशियल एनवायरनमेंट होते हैं। माँ का पोषण, उसकी आदतें, ये सब कुछ पर्यावरण का ही हिस्सा है, आनुवांशिकता या जेनेटिक्स का नहीं। इस शुरुआती वातावरण की अहमियत को समझने के लिए सोर्स में दी गई एक बहुत ही ट्रैजिक घटना पर गौर करते हैं। कम उम्र में शादी होना, जल्दी मां बन जाना और बच्चे के जन्म के बाद पहले 6 महीने तक मां के दूध के महत्व के बारे में अवेयरनेस ही ना होना। उसी अनजानेपन में बिना साफ की गई गंदी बोतल से डेयरी का दूध पिलाने जैसी लापरवाही के चलते एक मासूम बच्ची की जान चली गई। ये कोई जेनेटिक फेलियर नहीं था, ये पूरी तरह से एक एनवायरमेंटल फेलियर था। ये दुखद घटना हमें साफ दिखाती है कि अर्ली चाइल्डहुड का वातावरण और पेरेंट्स की जागरूकता लिटरली एक बच्चे के लिए जिंदगी और मौत का फैसला कर सकती है। सेक्शन 5, वातावरण की गतिशील प्रकृति। और सच कहूं तो नेचर और नर्चर यानी प्रकृति और पोषण के बीच जो सबसे बड़ा फिलोसफिकल डिफरेंस है, वो हमें यही देखने को मिलता है। ये पॉइंट बिल्कुल रट लेने वाला है। देखिए, हमारी आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी पूरी तरह से स्टैटिक है, स्थिर है। जो जीन्स आपको अपने माता पिता से मिल गए सो मिल गए, उन्हें आप बदल नहीं सकते। लेकिन हमारा वातावरण वो पूरी तरह से डायनामिक है, परिवर्तनशील है। उसे कभी भी किसी भी हद तक बदला जा सकता है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे कोई भी इंसान जेनेटिक्स को मात दे सकता है। मान लीजिए किसी बच्चे को अपने माता पिता से मोटापे वाले जीन्स विरासत में मिले हैं, ये उसकी स्टैटिक हेरिडिटी है। लेकिन अगर उस बच्चे को एक बेहतरीन डायनामिक एनवायरनमेंट दिया जाए, मतलब उसे एक स्ट्रिक्ट डाइट पर रखा जाए, रिगरस ट्रेनिंग दी जाए, तो कोई चांस ही नहीं है कि वो फिट ना हो। एक टारगेटेड और पॉजिटिव एनवायरमेंटल चेंज आपकी फिक्स्ड आनुवांशिकता को पूरी तरह से ओवरराइड कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पर्सनल एनवायरनमेंट ही डायनामिक होते हैं, बड़े बड़े सिस्टम और मैक्रो एनवायरनमेंट भी लगातार बदलते रहते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ही केस ले लीजिए। रूलिंग पार्टी बीजेपी इसे पूरे देश में लागू करना चाहती है, जबकि ऑपोजिशन में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इसमें कुछ बदलाव करने की बात कही थी। अब क्योंकि भारत में शिक्षा समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, तो केंद्र और राज्य दोनों अपने हिसाब से इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स हमें न्यूट्रली यही बताता है कि सरकार की बड़ी बड़ी नीतियां और ढांचे भी कोई पत्थर की लकीर नहीं होते। वे भी डायनामिक हैं और उन्हें लगातार मोल्ड किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी चर्चा कैसे जुड़ती है। यदि वातावरण काम नहीं कर रहा है, चाहे वो कोई सरकारी नीति हो, कोई टीचर हो या फिर आपकी अपनी कोई आदत, तो हमारे पास उसे बदलने की पूरी शक्ति है।
ये इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे पावरफुल टेक अवे है। अगर टीचर सही नहीं है तो उसे बदला जा सकता है। पॉलिसी में खामी है तो उसे ठीक किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि किसी भी नेगेटिव एनवायरनमेंट को हमेशा के लिए बर्दाश्त करना हमारी मजबूरी बिल्कुल नहीं है।